दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी भौतिक विज्ञान की, जिसमें हम रेलवे के पिछले वर्ष पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें रोज़ हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आज हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो 50 लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हम काट देते हैं और इसके स्थान पर हम थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं लिया है वह एक बार चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से, जो किसमें पूछे हैं। ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तक तथ्यात्मक प्रारूप। कुछ प्रश्न ऐसे हैं और बाकी हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ तथ्यात्मक प्रारूप के प्रश्नों पर पहले चर्चा करेंगे। दिया है, मेघ आच्छादित रातें मेघ रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि मेघ पृथ्वी से विकिरण होने वाली ऊष्मा का पलायन नहीं होने देता है। अगला पॉइंट, ऊष्मा का उत्तम अवशोषक उत्तम उत्सर्जक भी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है, ऊष्मा का संचारण या ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है, जो नंबर 1 चालन विधि द्वारा, नंबर 2 संवहन विधि द्वारा, नंबर 3 विकिरण विधि द्वारा। अगला पॉइंट है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस कारण सुबह इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी कि दोपहर में होती है। और यहाँ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारा, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला पॉइंट, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें यांत्रिकी ऊर्जा भंडारित हो जाती है। अगला पॉइंट, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है, हवा का वाष्प घनत्व, यह तो हमने देख लिया है 14.4। अगला पॉइंट, 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 80,000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला पॉइंट, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है, धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, संवहन यानी कि कन्वेक्शन से ट्रांसमिशन संप्रेषित करने का कार्य या प्रक्रिया तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस का द्रव्य में ऊष्मा अंतरण तथा वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेषकर ऊर्ध्वगामी निर्देशित गति द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, अगला पॉइंट है हमारा, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर
कपकपाने के कारण का प्रतिपादन तापगतिकी के द्वितीय नियम द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, धातु से बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का रोधक होती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इंजन यानी कि लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ के माध्यम से प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न से। दिया गया है, स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध में डैश में नहीं किया जाता है, यानी कि स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध इन चारों ऑप्शनों में से किसमें नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी। इस स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध 4 स्ट्रोक, सी वाला ऑप्शन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगर पवन पेट्रोल अनुपात ना संपोषित किया जाए तो वह डैश की ओर ले जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए, ए अतिशीर्षण, बी अत्यधिक धुआं उत्सर्जन, सी ईंधन, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंधन रोध। बढ़ेंगे अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे। अगर पवन पेट्रोल को सही अनुपात में ना संपोषित किया जाए तो वह अत्यधिक धुआं उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न, ईंधन निष्पादन की अल्प क्षमता या अल्प दक्षता का एक कारण है डैश या डैश है। ए अल्प संपीड़न, बी गलत पवन ईंधन अनुपात, सी अत्यधिक स्नेहन, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी ईंधन निष्पादन की अल्प दक्षता का एक कारण गलत पवन ईंधन अनुपात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। ईंधन निष्पादन की अल्प दक्षता का एक कारण गलत पवन ईंधन अनुपात है। अगला प्रश्न, स्फार युग्मन में वांछित काबलों की संख्या किस पर निर्भर है। ए शैफ्ट की लंबाई, बी शैफ्ट का व्यास, सी प्रति मिनट में शैफ्ट का घूर्णन, डी शैफ्ट का द्रव्यमान। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए शैफ्ट की लंबाई। स्फार युग्मन में वांछित काबलों की संख्या किस पर निर्भर करती है, शैफ्ट की लंबाई पर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाशर का कार्य होता है। तो वाशर का यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं और 2 ही ऑप्शन में से हमको लगाना है नंबर ए गैप भरना, नंबर 2 बियरिंग क्षेत्र देना। तो यहाँ पर वाशर का कार्य होता है बी बियरिंग क्षेत्र देना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है। तो क्या प्रकार है, डैश अग्निशामक। ए सोडा अम्ल, बी जल, सी रेत, डी फेनदार प्रकार। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए
तो ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, रेत अग्निशामक। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक रेत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ कोड के माध्यम से हमको इसका उत्तर बताना है। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं और उसके बाद में हमको कोड के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। यानी कि क्या कह रहा है, नवीन मोटर गाड़ियों के निम्नलिखित में अभिलक्षण पर विचार कीजिए। तो क्या क्या है और इनमें से कौन सा लक्षण नई मॉडल मोटर गाड़ी को अधिक ईंधन दक्ष बनाता है। तो कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 रेडियल टायर, नंबर 2 स्ट्रीमलाइंड बॉडी, नंबर 3 मल्टी पॉइंट ईंधन अतः क्षेपण, नंबर 4 निःसरण सहित उत्प्रेरक परिवर्तक। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कौन कौन से होंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा रेडियल टायर और मल्टी पॉइंट ईंधन और निःसरण सहित उत्प्रेरक परिवर्तक। यानी कि 2 वाला हमारा नहीं, स्ट्रीम लाइन बॉडी। 2 हमारा जहाँ पर हमको हो वह काट देना है। आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा सी, 1, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। रेडियल टायर मल्टी पॉइंट ईंधन अतः क्षेपण निःसरण सहित उत्प्रेरक परिवर्तक नई मॉडल मोटर गाड़ी को अधिक ईंधन दक्ष बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। ए, इसका निम्न घनत्व, बी, उच्च विशिष्ट घनत्व, सी, निम्न क्वथनांक, डी, आसानी से उपलब्धता। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को कि रेडिएटर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है जो ऊष्मीय ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोटर की चाल है। ए, फ्लक्स की समानुपाती, बी, फ्लक्स के वर्ग के समानुपाती, सी, फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती, डी, फ्लक्स के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि मोटर की चाल है। तो क्या है मोटर की चाल, सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, मोटर की चाल चुंबकीय फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं। तो कौन कौन से विशेष फिल्टर कहलाते हैं देखते हैं, या एक ही है। ए, वाटर जैकेट, बी, निकास मैनिफोल्ड, सी, बेफल प्लेट, डी, कैटालाइटिक कन्वर्टर, ई, वाशर जेट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, कैटालाइटिक कन्वर्टर। कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेषकर फिल्टर कहलाते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे एक बार।
कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कैटालाइटिक कन्वर्टर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा मारुति 800 जो गाड़ी आती थी, अभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इनमें से ए वाला ऑप्शन है 2, बी वाला है 3, सी 4, डी 1। तो मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 3। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ए उत्थापक, बी छेद, सी स्ट्रोक, डी बोर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? हो जाएगा सही उत्तर हमारा छेद कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, या सबसे पहले इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक पिन किसी भी इंजन में पाया जाने वाला एक यंत्र होता है जो एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है। चारों ऑप्शनों में से देखते हैं। ए जल शीतलन, बी वायु शीतलन, सी द्रव शीतलन, डी दोनों जल और वायु शीतलन। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी दोनों जल और वायु शीतलन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है जल एवं वायु शीतलन दोनों कहलाती है। अगला प्रश्न है, लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन कम है। ए 2 3 4 1, बी 1 3 4 2, सी 1 4 3 2, डी 4 3 2 1। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाए कि लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है। तो कौन सा क्रम हो जाएगा? बी 1 3 4 2 यह क्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आईसी इंजन से मात्र संबंधित है? ए कार्ब्यूरेटर, बी स्फुलिंग प्लग, सी कड़ित्र, डी वितरक। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि क्या आईसी इंजन से मात्र संबंधित है। तो क्या मात्र संबंधित हो जाएगा? तो ए कार्ब्यूरेटर आईसी इंजन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। कार्ब्यूरेटर वह उपकरण है जो किसी वाहन के अग्रगति के लिए उत्तरदायी होता है। आंतरिक दहन इंजन यानी कि आईसी हेतु वायु तथा ईंधन को सम्मिश्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात है। तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 11:1 से 22:1 तक, बी 5:1 से 2:5 तक, सी 1:2 से 2:5 तक, डी 10:1 से 12:1 तक। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 11:1 से 22:1 तक।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र किसमें पूर्ण होता है? ए क्रैंकशाफ्ट की एक परिक्रमा में, बी क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमाओं में, सी क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमाओं में, डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमाओं में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमाओं में 4 स्ट्रोक इंजन का एक चक्र पूर्ण होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, दिक् नियंत्रक वायुयान का एक भाग है जो वायुयान के डैश में स्थित होता है। ए नाक, बी पंख, सी उदर, डी कॉकपिट, ई पूंछ। तो इन चारों ऑप्शनों में से इस खाली स्थान पर क्या भरना है कि दिक् नियंत्रण वायुयान का एक भाग है जो वायुयान के, क्या वायुयान के, तो डी वाला हो जाएगा, कॉकपिट में स्थित होता है। यहाँ पर इस खाली स्थान में हम लिखेंगे कॉकपिट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिक् नियंत्रण वायुयान का एक भाग है जो वायुयान के कॉकपिट में स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। ए स्पार्क से, बी ऑटोमेटिक स्टार्टर से, सी संपीड़न से, डी घर्षण से। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। तो किससे उत्पन्न किया जाता है? हो जाएगा सही उत्तर हमारा सी संपीड़न से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होते हैं क्योंकि डीजल इंजन में ज्वलन सिलेंडर के दबाव से होता है। इंजन वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल ने बताया कि जब वायु में दाब उत्पन्न किया जाता है तो वायु गर्म हो जाती है और इसी कारण डीजल इंजन में ज्वलन शुरू हो जाता है और स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में है। ए आइसोऑक्टेन, बी एनहेप्टेन, सी टीईएल, डी बेंजीन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में है। क्या हो जाए पेट्रोल में? बी एनहेप्टेन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्फर यानी कि फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? ए तांबे का, बी बेरियम का, सी मैग्नीशियम का, डी चांदी का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी मैग्नीशियम का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। फ्लैश बल्ब के निर्माण में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। इस बल्ब का उपयोग फोटोग्राफी में कृत्रिम फ्लैश लाइट को उत्पन्न करने में किया जाता है। इसकी प्रतिदीप्ति 1/1000 से 1/200 प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार के इंजन में प्रयुक्त शीतलक का क्या कार्य है? तो यहाँ पर 4 कारण लिखे गए हैं और उसके बाद में कोड के माध्यम से हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा होता है। तो देखते हैं, नंबर 1 पर दिया गया है ए नंबर 1 पानी का क्वथनांक बढ़ना।
तो यह तो बिल्कुल सही है। अगला है पानी का हिमांक का कम करना, यह भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 जंग लगने की प्रवृत्ति में कमी लाना, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 4 वाटर पंप का स्नेहक, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम देखेंगे कि डी वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा, चारों यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। सामान्यतः कारों के इंजन में पानी तथा एथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शीतलक हिमांक में कमी के साथ साथ जल के क्वथनांक में वृद्धि में भी मदद करता है। इंजन के वाटर पंप के स्नेहक के साथ साथ शीतलन प्रणाली में जंग लगने की प्रवृत्ति में भी कमी लाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए गुणवत्ता कारक है। ए 3, बी 10, सी 20, डी -1। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 10, यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए कितने गुणवत्ता कारक हैं, तो 10 इसके गुणवत्ता कारक हैं। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। थर्मल न्यूट्रॉन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा गुणवत्ता कारक QF10 होता है। तो यहाँ पर आज के सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसकी पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहाँ पर उन सभी क्लासों का आप आनंद उठा सकते हैं। और उसके साथ में अन्य क्लासेस जैसे कि यूपीएस स्पेशल की प्लेलिस्ट, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट और पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी है और यदि अच्छी लगी है तो आप सभी लोग एक बार कमेंट ज़रूर करें। आप सभी लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।